प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पहले वाले वीडियो में तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत मैंने आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण का विकास, क्रमवाचक तटस्थता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र क्या है, परिभाषाएं और इसके बाद मान्यताओं के बाद में उदासीनता तालिका एवं उदासीनता रेखा, उदासीनता वक्र, तटस्थता मानचित्र, और इसके बाद मैंने आपको अध्ययन कराया सीमांत प्रतिस्थापन की दर, और सीमांत प्रतिस्थापन की दर के अंतर्गत मैंने स्पष्टीकरण किया। और आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वह है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। देखिए, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम क्या है। प्रोफेसर लर्नर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल में इस नियम का प्रतिपादन किया है। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु की जितनी मात्रा बढ़ती है या बढ़ती जाती है, वह दूसरी वस्तु का उस वस्तु के लिए प्रतिस्थापन घटती दर पर करता जाएगा। इसे हम रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, A, B, C, D, E और ये है IC यानी इंडिफरेंस कर्व। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी 1 2 3 4 5 1 + 16 2 + 11
3 + 7 और 4 + 4 और ये है 5 + 2, एक और यहाँ और ये है F और ये है 6 + 1, ये इंडिफरेंस कर्व। इधर 1 2 4 8 12 16 आम और केले। देखिए, मैंने आपके समक्ष जो टेबल तैयार की थी वह टेबल, ये टेबल थी जिसमें एक आम के बदले में केले की 16 इकाइयाँ प्राप्त कर रहा था उपभोक्ता। जब दूसरे आम के लिए यानी दूसरी इकाई के लिए उसने लेने की इच्छा की तो उसने जो केले का त्याग किया वो 5 इकाइयों के बराबर केले का त्याग किया था। और 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1 हमने प्रतिस्थापन की दर निकाली थी। और वही यहाँ इससे स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि जो रेखा चित्र मैंने तैयार किया है उससे ज्ञात होता है कि जब उपभोक्ता ए से बी बिंदु की ओर जाता है तो वह आम की एक अतिरिक्त इकाई के लिए यानी 1 से 2 पर जब जाता है तो आम की एक अतिरिक्त इकाई के लिए यानी 16 में से अगर हम 11 हटा देंगे तो 5 इकाइयां निकल के आएंगी। मैं इस 5 इकाइयों का त्याग करता है, केले का त्याग करता है। इस परिस्थिति में उपभोक्ता की आम के लिए प्रतिस्थापन दर यानी MRS XY = 5:1 है। यानी एक आम को लेने के लिए उसने 5 केलों का त्याग किया है। इसी प्रकार जब वह B से C बिंदु की ओर जाएगा यानी 2 से 3 के तीसरे आम की अगर इकाई लेगा तो उसके लिए 11 में से अगर हम 7 को घटा दें तो 4 इकाइयों का जो अंतर आएगा तो MRS XY = 4 यानी 4:1 हो जाएगा एक अतिरिक्त इकाई के लिए। ठीक अगर C से D की और अतिरिक्त अगर हम एक इकाई आम की और लें तो वह व्यक्ति का जो त्याग होगा वह अर्थात 4 केलों का त्याग करने के लिए तैयार है। अर्थात प्रतिस्थापन की दर जो निकल के आई वो 4:1 है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे आमों के उपभोग को व्यक्ति बढ़ाता जाता है वैसे ही वैसे प्रत्येक अगली इकाई के लिए वह क्रमशः केलों का त्याग करता जाता है। अब C से D पर अगर आता है तो देखिए C से D पर आएगा तो 7 - 4 = 3
तो MRS XY इजिकल टू 3:1 हो जाएगा। अब D से अगर E की तरफ जाए तो देखिए D से E की तरफ जब जाता है तो उसका जो त्याग होगा वो त्याग क्या होगा, यानी 4 में से 2 घटा 2 तो 2 निकल के आ जाएगा। तो MRS XY इजिकल टू 2:1 है। लेकिन अगर E से F बढ़ जाता है, यानी आम की इकाई 5 से छठी इकाई अगर वो लेना चाहता है तो देखिए MRS यानी मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY इजिकल टू 1:1 यानी 1:1 है। इस निष्कर्ष से हम या इसे देखने के बाद हम एक बात पर ये पहुंचे हैं या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि पहले 5 इकाइयों का क्या कर रहा था पूर्णता केले की, अब फिर दूसरी इकाई के लिए उसने 4 इकाइयों का केले की इकाइयों का क्या किया, तीसरी इकाई के लिए उसने 3 ही इकाइयों का क्या किया। अगर चौथी इकाई के लिए हो जाता है तो उसने 2 इकाइयों का क्या किया, और अगर 5वीं या छठी इकाई के लिए हो जाता है तो 1 के बराबर 1 इकाई देने के लिए तैयार या लेने के लिए तैयार होता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। अब देखिए उपभोग को बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रत्येक अगली इकाई के लिए वह क्रमशः कम केलों का त्याग करता जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, कम केलों का त्याग किया है व्यक्ति ने। अर्थात अगर मैं इसे A, इसे B, इसे C, इसे D और इसे E नाम दूं तो देखिए क्या बन जाएगा, यानी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E। इसे घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। क्योंकि इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये और इससे भी बड़ा ये है, तो ये ग्रेटर देन का जो है ये घटती हुई दर को प्रदर्शित करता है। इससे संबंधित नियम को घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है फिर जो क्वेश्चन है या फिर जो अगला पॉइंट है वह है बजट रेखा अथवा मूल्य रेखा। तो देखिए बजट रेखा या मूल्य रेखा को समझने के लिए हम इसे हटाते हैं। पहले देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा बजट रेखा अथवा मूल्य रेखा, यानी बजट रेखा या मूल्य रेखा। इसे हम बजट लाइन BUDGET बजट लाइन और प्राइस लाइन कहते हैं। अब देखिए बजट रेखा या मूल्य रेखा क्या है। देखिए वस्तुओं की मूल्य तथा उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा ही बजट रेखा अथवा मूल्य रेखा कहलाती है।
फिर से समझें, वस्तुओं के मूल्य तथा उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा ही बजट रेखा या मूल्य रेखा कहलाती है। यह रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्यों तथा दी हुई समान मौद्रिक आय से क्रय कर सकता है। मूल्य रेखा के या मूल्य रेखा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उपभोग संभावना रेखा, नंबर 2 आय रेखा, नंबर 3 व्यय रेखा, नंबर 4 बजट रेखा, नंबर 5 मूल्य रेखा। एक ही है और उसके नाम अलग अलग हैं, यानी उपभोग संभावना रेखा, आय रेखा, व्यय रेखा, बजट रेखा, मूल्य रेखा आदि। अब इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक रेखा चित्र का निर्माण करना पड़ेगा। तो देखिए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये a b एक रेखा है, एक ये c बिंदु है, एक ये d बिंदु है, और इसे हम मूल्य रेखा यानी इसे रेखा को मूल्य रेखा। अब देखिए इसे समझते हैं। इधर वस्तु x है, वस्तु x और वस्तु y। अब देखिए रेखा चित्र में या रेखा चित्र से स्पष्ट है कि एक उपभोक्ता के पास x तथा y वस्तु पर खर्च करने के लिए 36 रुपए हैं। अब देखिए, यानी मैंने केवल ये बनाया है, अभी आपको ये नहीं बताया कि उपभोक्ता के पास रुपए कितने हैं। तो देखिए 36 रुपए हैं, उनको खर्च उसे करना है। तो 1 2 3 यानी 1 3 2 1 5 6 1 2 3 अब देखिए उपभोक्ता के पास केवल 36 रुपए हैं तथा बाजार में एक्स वस्तु का जो मूल्य है वह 9 रुपए है और वाई वस्तु का मूल्य 6 रुपए प्रति इकाई है। इस प्रकार वह 36 रुपए में 6 इकाई वाई की परचेज कर ले या 4 इकाई एक्स की परचेज कर ले, यानी एक्स वस्तु
और वाई वस्तु। तो 36 रुपये से या तो वह वाई वस्तु की 6 इकाइयां परचेज कर ले या एक्स वस्तु की 4 इकाइयां परचेज कर ले। यदि रेखा चित्र में 4x तथा 6y को, यानी 4 इकाइयां ये और 6 इकाइयां ये, इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो वह जो रेखा होती है वह मूल्य रेखा होती है। फिर से आप समझें कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि एक उपभोक्ता के पास x तथा y वस्तु पर खर्च करने के लिए 36 रुपये हैं तथा बाजार में x वस्तु का मूल्य 9 रुपये प्रति इकाई है तथा y वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति इकाई है। इस प्रकार वह 36 रुपये में 6 इकाई y की तथा 4 इकाई x की खरीद सकता है। यदि रेखा चित्र में यानी 4x और 6y को मिला दिया जाए तो जो रेखा मिलाने वाली है उसे हम मूल्य रेखा अथवा बजट रेखा कहते हैं। रेखा चित्र में यदि मूल्य रेखा उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता 36 रुपये की कुल मौद्रिक आय से प्राप्त कर सकता है। बजट रेखा के नीचे जो सी बिंदु है, सी बिंदु पे उपभोक्ता आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस पर वह अपनी संपूर्ण आय व्यय नहीं कर सकता या संपूर्ण आय व्यय नहीं कर पाएगा। बिंदु डी जो यहां से ऊपर है, बिंदु डी को अपनी अन्य आय के कारण उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो यानी उसकी संतुलन की जो रेखा है वही यानी 6y और 4x को मिलाने वाली जो रेखा है वह मूल्य रेखा होगी। अब देखिए बजट रेखा में परिवर्तन। अब दूसरा पॉइंट आता है बजट रेखा में परिवर्तन। तो इसे साफ करते हैं और बजट रेखा में परिवर्तन। देखिए परिवर्तन कब होता है यह समझिए सबसे पहले, यानी चेंज इन द प्राइस और बजट लाइन। देखिए मूल्य अथवा आय में परिवर्तन होने पर, यानी मूल्य में परिवर्तन हो या उसकी आय में परिवर्तन हो, तो उपभोक्ता की बजट रेखा में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी आय में परिवर्तन हो जाए या मूल्य में परिवर्तन हो जाए तो जो बजट रेखा होगी उसमें भी स्वाभाविक सी बात है कि परिवर्तन होगा। अब इसे भी हम रेखा चित्र से समझते हैं। तो देखिए रेखा चित्र के माध्यम से समझें। x by p q q1 q2 x वस्तु y वस्तु। देखिए ये x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, x वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन किया है
बाई वस्तु के मूल्यों में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो अब इसे समझते हैं कि रेखा चित्र में हमने यह मान लिया है कि x वस्तु का जो मूल्य है उसमें कोई भी परिवर्तन हमने नहीं किया है, बल्कि बाई वस्तु के मूल्य में बाई वस्तु के मूल्य में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, x वस्तु के मूल्य में हमने परिवर्तन किया है। x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तब बाई वस्तु के मूल्य तथा उपभोक्ता की आय हमेशा स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में आरंभिक बजट अथवा मूल्य रेखा PQ होती है। मूल्य बढ़ जाने पर, अगर मूल्य बढ़ जाने पर बजट रेखा P और Q2 हो जाती है, PQ2 हो जाती है, तथा मूल्य घटने पर मूल्य रेखा या बजट रेखा PQ1 हो जाती है या हो जाएगी। और इस प्रकार x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, वस्तु y के मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करके भी देखते हैं। हमने अभी x वस्तु के मूल्यों को परिवर्तित किया था, अब y वस्तु के मूल्य को भी परिवर्तित करते हैं। तो चलिए इसके लिए भी दूसरा चित्र तैयार कर लेते हैं। पहले हमने x वस्तु का मूल्य परिवर्तित किया था, अब y वस्तु का मूल्य परिवर्तित करेंगे। x वस्तु का मूल्य स्थिर रखेंगे और y वस्तु का मूल्य परिवर्तित करेंगे, तब बजट रेखा क्या होगी यह देखना है। तो देखिए, x, y और ये Q T T1 T2 यह y वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, यानी y वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। तो देखिए, रेखा चित्र में ये x वस्तु है और ये y वस्तु है। पहले रेखा चित्र में y वस्तु को निश्चित कर रखा था, y वस्तु के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था, x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन किया था। अब यहाँ x वस्तु का मूल्य निश्चित कर दिया है और y वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कर रहे हैं, तब क्या होता है। तो देखिए, रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है कि मूल्य परिवर्तन y वस्तु में होता है तो x वस्तु का मूल्य तथा उपभोक्ता की आय यथा स्थिर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यदि y वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो बजट रेखा PQ से परिवर्तित होकर P1Q हो जाती है, तथा y वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर बजट रेखा P2Q हो जाती है या P2Q हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता दी हुई आय से y वस्तु की अधिक इकाइयां क्रय कर सकेगा।
अर्थात वह x तथा y के सभी संयोगों या सभी संयोग क्रय कर सकेगा जो नई बजट रेखा P1Q पर स्थित है। अब देखिए एक और है यहाँ आय में परिवर्तन, तो आय में परिवर्तन करके भी देख लेते हैं। चलिए, पहले हमने बजट रेखा में परिवर्तन किया था, अब आय में परिवर्तन करेंगे। आय में परिवर्तन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आय में परिवर्तन है क्या। तो देखिए, आय परिवर्तन को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाएगा या स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आय में परिवर्तन के लिए एक रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। और देखिए, रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। O X Y। अब देखिए, रेखा चित्र में आय में परिवर्तन कर रहे हैं, आय में परिवर्तन की रेखाओं का निर्माण कर रहे हैं। A P A1 P1 P2 A2 X वस्तु Y वस्तु। देखिए, यह आय में परिवर्तन। अब समझिए, रेखा चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभ में बजट रेखा P और A है। प्रारंभ में बजट रेखा P है। अब यदि दोनों ही वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं तथा उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में दोनों ही वस्तुओं का अधिक क्रय कर सकता है। इस अवस्था में बजट रेखा परिवर्तित होकर PA से P1 A1 हो जाती है या P1 A1 हो जाएगी। वस्तुओं के मूल्य यथास्थिर रहने पर यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो बजट रेखा नीचे की तरफ, यानी पहले A से आगे बढ़ गई थी, अब A से पीछे की तरफ सरक जाएगी, तो नीचे की तरफ सरक जाएगी। तब उपभोक्ता का संयोग A2 P2 हो जाएगा या A2 P2 बिंदु पर होगा और ऐसी अवस्था में उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं को कम मात्रा में क्रय कर सकेगा। इसके बाद अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, और वह है तटस्थता वक्रों की प्रकृति अथवा विशेषताएं। तो तटस्थता वक्रों की प्रकृति अथवा विशेषताएं, और इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। और मेरे जो ये नोट्स हैं, ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। आप इन नोट्स को लिंक के माध्यम से खोलकर इन्हें पढ़ सकते हैं और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी स्टडी करें। धन्यवाद।